रखते हैं एक अच्छी सी ट्रेनिंग, और इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो सुरजीत भैया जी को और संदीप राणा जी को जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि सुरजीत भैया के लिए और संदीप राणा जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां, क्योंकि इनके दोनों के बिना, के आशीर्वाद के बिना मेरा कोई काम होता नहीं है। इन दोनों के बिना मुझे सफलता जल्दी से मिलती नहीं है। तो मैं जैसे ईश्वर का स्मरण करते हैं सबसे पहले, तो ऐसे ही मैं चाहूंगी बड़े भैया सुरजीत भैया का और संदीप राणा जी का भी इसके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब हम अपने जो स्लाइड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज की ऐतिहासिक जो मीटिंग हम सबने सोची है, रखी है, उन सभी में जो दमदार लीडर्स हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ इस टीम में हिस्सा बनिए, तो आपके लिए, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भैया 1 मिनट के लिए अनम्यूट जरूर कर देना, है ना राजन भैया। नमस्ते दीदी। आप सभी का बहुत बहुत इस मीटिंग में नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच। आज मैं मीटिंग में मैं प्राची राणा, शिवानी चौधरी मैम का और पुष्पलता मैम का, जो एमरेड लीडर है शिवानी चौधरी जी, ऑटोपाल लीडर पुष्पलता वर्मा जी के विचारों को भी यहाँ पे सुनने का मौका मिलेगा। इन दोनों का भी मैं वंस अगेन इस तहे दिल से इस दमदार मीटिंग में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप दोनों मैम यहाँ पे आई, और लेडीज है उनको आप अपने विचारों से अवगत कराएंगी। थैंक यू सो मच मैम। और आज की जो मीटिंग है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो मीटिंग का एजेंडा है वो क्या है? वो है सेफ शॉप बिजनेस में नारी शक्ति की जो भूमिका है, उसका जो योगदान है, उसकी जो सफलता है, वो आज के टाइम में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जिन पर आज हम सभी बात करेंगे। क्योंकि अभी भैया ने भी बोला है कि फिक्की ने तो बोला है कि 60% लेडीज करेंगी, लेकिन अगर सुरजीत भैया ने बोल दिया है कि 90% लेडीज रहेंगी, तो इस चीज को तो फॉलो करना होगा। 90% ही लेडीज रहेंगी अब। और सेफ शॉप बिजनेस इतना दमदार बिजनेस है। सेफ शॉप बोला भी जाता है कि सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। और आज इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम अचीवमेंट ले सकते हैं, इस बिजनेस में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से हम अपनी सफलता ले सकते हैं, इस बिजनेस में हम क्या योगदान दे सकते हैं, इन सभी टॉपिक पे एक बार हम विचार करने की कोशिश करेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो बिजनेस है, इससे भी पहले की अगर मैं बात करूं, जो एक चीज होती है एंटरप्रेन्योर, वो होती है उद्यमी। मीन्स बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो बिजनेस में, हर एक बिजनेस में जितनी भी हमने किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, ऑडियो सुनी है, वीडियो देखी है, तो सब में खुल के एक बात आ रही है कि जो जुनून वाला व्यक्ति जो होता है वो बिजनेस करता है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि मेरठ की टीम में इतना जोश जुनून है, आप सब में इतना जोश जुनून है, और एक एक जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, सभी के सभी एक अलग छवि रखते हैं अपनी जोश जुनून की वजह से। एक चीज चाहिए, दृढ़ता। एक मतलब कमिटमेंट कर लिया, अगर करना है तो करना ही है, मतलब उस चीज के लिए हम है तो ये चीज करनी ही है। एक चीज होती है लचीलापन। मीन्स किसी चीज के लिए, कोई भी चेंज है, कोई भी चीज है, उसके लिए आगे बढ़ना, उस चीज को एकदम ये सोचना कि हाँ उसको एक्सेप्ट करना। एक चीज होती है अग्रसक्रियता। मीन्स होती है कि आगे बढ़ के किसी चीज को एकदम करना कि हाँ इस काम को हमें करना है। एक दृढ़ निश्चय लेना, एक अपने आप में ये सोच लेना कि कुछ भी हाल में, जैसे रविंदर भैया भी कहते हैं कि कोई भी किसी भी हाल में, किसी भी काल में ये काम करना है तो करना है। और एक चीज होती है पॉजिटिव रह के, जो हमारा दृष्टिकोण होता है। मीन्स हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव नजरिया, हमेशा पॉजिटिव सोचना। और अगर मैं ये सारी चीजों की बात करूं, चाहे जोश जुनून की बात करूं, चाहे एक दृढ़ निश्चय की बात करूं, इस पे मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी। ये इस तरह से है, मान लीजिए जैसे आप और हम हैं, जितनी भी लेडीज हैं, हम डेली क्या होता है, सुबह को पानी पीना, ये करना, चाय पीनी, नॉर्मली बहुत सारे लेडीज की आदत होती है वो चाय पी के ही काम करना शुरू करती हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक दिन आता है जिसे हम करवा चौथ बोलते हैं, वो उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम ये ठान लेते हैं कि पूरे दिन हम एक घूंट पानी भी नहीं पीते,
वो क्या है, वो हमने अपने मन में ये ठान लिया, या ये प्रथा ही है कि हम पूरे दिन पानी तक नहीं पीते, और पूरे दिन हम क्या करते हैं, पकवान भी बनाते हैं, सजते भी हैं, संवरते भी हैं। और ये कहना चाहूंगी 365 दिन में से 364 दिन हम सजे नहीं, संवरते नहीं, या पकवान नहीं बनाते। लेकिन एक दिन वो ऐसा आता है कि उसी दिन हमारी दिवाली होती है, उसी दिन हमारी होली होती है, उसी दिन हमारा सारा त्योहार माना जाता है। हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तैयार भी होते हैं, अपने आप को मेंटेन भी करते हैं, अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं, और वो भी पूरे दिन काम करते हैं, कहानी भी सुनते हैं, उसके बावजूद हम पूरे दिन एक घूंट पानी नहीं पीते। इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये दृढ़ता ही तो है किसी चीज की, ये सोच लिया कि ये करना है तो करना है। कोई भी चीज जाए, हमारे घर में कोई भी बात हो, चाहे वो परिवार की हो या किसी भी तरह की हो, उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा आगे बढ़ के हम परिवार में हिस्सा लेते हैं। और जैसे हमारी शादी होती है तो एक जो हमारे बीच में एक हमारा बच्चा आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से जो जिम्मेदारी होती है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या है, सारी चीजें मीन्स, मैं कहने का एक मतलब ये कहना चाहूंगी, मेरा जो कंसेप्ट है, परिस्थिति चाहे कोई सी भी आ जाए, कुछ भी परिवार में नया हो पुराना हो, उस चीज के लिए हम आपको अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उस चीज को हम आगे ये सोचते हैं कि अब ये जीवन का सार है, ये जीवन के साथ ही रहेगा, और इस चीज को आगे हम कंटिन्यू करते रहते हैं। और आप सभी मेरा सहयोग कर सकते हैं इस चीज से, यदि आप एग्री हैं तो संदीप सर, अगर वो हो जाए एक साथ, आप एग्री हैं तो आप हाथ उठा के बता सकती हैं कि आप सब इस चीज को एग्री करती हैं कि ये चीज वाकई में ही है, कोई भी परिस्थिति हो तो हम एकदम एडजस्ट करते हैं, यस और नो जी। तो और आगे मैं कहना चाहूंगी कि एक ये सारे गुण जो अभी मैंने आपसे डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ये अगर हम जाने तो महिलाओं में ये सारे ही गुण, हम सब में ये गुण सदियों से ही हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम महिलाएं तो सदियों से ही इन गुणों के लिए जानी जाती हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं? ये सारे गुण हम में और आप में जन्मजात होते हैं, वातावरण से बन जाते हैं। और यदि मैं इसमें कुछ उदाहरण देने की कोशिश करूं तो उदाहरण भी मैं दे सकती हूं। बात करें अगर इंदिरा गांधी जी की, तो आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा आप और हम, एक अच्छा माहौल भी है, गवर्नमेंट भी लेडीजों को आगे कह रही है कि हाँ काम कर सकती हैं, कंधे से कंधा मिला के हम चल सकते हैं आज के टाइम में। लेकिन बात मैं उस टाइम की कर रही हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई थी, बात मैं उस टाइम की कर रही हूँ जब इंदिरा गांधी जी थी। रानी लक्ष्मीबाई जी की आप बात बताइए कि उस लेडीज ने, उन्होंने उस टाइम काम करके दिखाया जब सती प्रथा थी, जब बाल विवाह था, जब औरतों का काम करने का दायरा जो सिर्फ था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ था, घर के अंदर था। हम देखते हैं, हमारी दादी भी बताती हैं, और आपके घर में जो भी एजिड होंगी वुमेन वो बताती होंगी कि मतलब क्या होता था, पर्दा प्रथा थी ज्यादा, बहुत ज्यादा पर्दे लगते थे। उसके बावजूद जब पुरुष लोग आते थे तो खाना बाहर खाते थे, लेडीज अंदर रहती थी, बनाती थी। उस टाइम में रानी लक्ष्मीबाई एक क्या कर गई, अंग्रेजों से लड़ गई। अपने बेटे को भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा छोटा बेटा है, मैं भी बाकी औरतों की तरह अपने बच्चे को ही पाल लूं, अपने घर का ही पालन पोषण कर लूं, मेरे पास तो राज्य है, मैं तो महारानी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस चीज के लिए, आजादी के लिए मुझे लड़ने की क्या जरूरत है। उस टाइम में उन्होंने क्या सोचा, एक मैं यही कहूंगी कि उनकी एक सोच रही होगी, एक जो आज के टाइम में 80% लेडीज की है, वो टाइम में रानी लक्ष्मीबाई जी की सोच रही होगी, जो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी जी राजनीति से यदि संबंधित करें तो लोगों में घर की राजनीति नहीं होती लेडीजों से, और इन्होंने देश की राजनीति कर दी। मतलब घर में भी इतना सम्मान तो मिलता है लेडीज को, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन इतना वो राजनीति वाला मामला नहीं रहता जितना इंदिरा गांधी जी ने एक देश को संभाल लिया। लोगों से, औरतों से अपना परिवार नहीं संभलता, वो एक सफल प्रधानमंत्री बनी। इस चीज से भी आप एग्री करेंगे कि मतलब इन दोनों के यदि बारे में जो भी कहा जाए वो कम होगा। आगे मैं कहना चाहूंगी, सीता मैया की मैं बात करना चाहूंगी। आप ये देखिए कि एक राजा की लड़की थी, खुद ईश्वर ने उनको मतलब जन्म दिया, यही कहूंगी वो घड़े से उत्पन्न हुई थी, आप हम सबको पता है। खुद वो ईश्वर का एक रूप, खुद वो मतलब मैं कहूंगी भगवान का एक रूप, उसके बावजूद भी हर एक चीज वो हंसते हंसते सह गई, अपने आप को प्रूफ ही करती रही पूरी जिंदगी, चाहे वो श्री राम जी के सामने हो, चाहे वो समाज के सामने हो, चाहे वो अपने बच्चों के सामने हो। और यहाँ पे भी आज की लेडीज ये एक बात कहती हैं
कि मतलब हमें अपने देश को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। मैं ये कहती हूँ कि ये प्राचीन काल से ही है। आप देखो सीता मैया ने कैसे अपने बच्चों को परवरिश दी। शायद वो उस राज्य में अगर रहती, शायद अगर उसका वहां पे बच्चों का उनका पालन पोषण होता, तो शायद इतने वो वीर नहीं होते। क्या उनकी एज थी? आपने और हमने सभी अभी रामायण देखी है, और बार बार उसे देख के एक ही चीज लगी है कि औरतों को तो हमेशा अपने आप को प्रूफ करना हुआ है, और हमेशा लेडीज जो है आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। सीता मैया इसका एक जीता जागता उदाहरण है, और हमेशा उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। हमेशा अपने बच्चों के लिए वो ये रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए करना है। बात अगर कल्पना चावला जी की करूं तो आपको पता ही है कि मतलब जब औरतें धरती पे ही ये सारा काम करने के लिए सोच रही थी, तो उन्होंने अंतरिक्ष यान की सोची, उन्होंने वो सोच बनाई। कहते हैं ना, लोगों की एक सोच होती है, आगे बढ़ने की जो हमें सोच होती है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से मिलती है, कहीं ना कहीं किसी चीज को हमें देखने से मिलती है। तो मैंने भी इन सब चीजों को, इन सब जो लेडीज, मैंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे और भी हैं जो हम आपके बीच में डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैं ये 4 जो लेके आई हूँ, या जो हम डिस्कस कर रहे हैं या स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सब क्या है? कोई जीता जागता त्याग का प्रतीक है, कोई एक मिसाल का प्रतीक है, कोई एक राजनीति का प्रतीक है, कोई एक इस तरह का प्रतीक है कि मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन हम करना है तो करना है। अब ये सारे जो बातें हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अब हमारे जीवन में, जीवन हमें और आपको एक ही मिला है। कहा जाता है कि 7 जीवन होते हैं, 7 जिंदगियां होती हैं और 7 जन्म होते हैं, लेकिन मैं तो एक चीज ही कहूंगी, ना तो आपको और हमें पिछला अपना जन्म याद है कि हम और आप क्या थे, और ना ही हमें ये है कि ये याद है कि हमें मतलब अगला जन्म कौन सा होगा। हमारे पास तो एक ही जीवन है, और मैं ये कहूंगी कि हमारे पास यही जीवन है। जीवन तो एक ही है, लेकिन विकल्प अब हमारे पास 2 हैं। विकल्प 2 हैं, वो आगे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक तो आप और हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहला विकल्प है हमारे पास। ये 80% लेडीज का होता है। इसमें आप और हम देख रहे हैं, कहने के लिए तो ये एक औरत है, साधारण है, घर का काम करने वाली है, और हाउसवाइफ के तौर पे देखी जा रही है। और लेकिन इसमें हम देख रहे हैं, आप और हम, एक दुर्गा का रूप भी दिखाई दे रहा है। आप खुद भी इस चीज को, सारी लेडीज इस चीज को अपने आप से रिलेटेड करेंगी। सुबह हमें कितना काम होता है, सुबह हमें उठना होता, हमारे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो इवन जितना भी उनका सामान होता है उनको वो देना होता है, खाना बनाना होता है, और जितना भी है फिर बाद में घर को समेटना होता है, कपड़े धोने, प्रेस करनी, खाना बनाना, फिर शाम दोपहर का लंच बनाना, फिर उसके बाद में फ्री नहीं हुए, बर्तन साफ करके फ्री नहीं हुए, और उसके बाद में फिर बच्चों का होमवर्क करना, ट्यूशन अगर बच्चे गए हैं तो उसके बाद में फिर शाम के खाने की तैयारी करनी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये काम भी वास्तव में आसान नहीं है। 80% 90% लेडीज हम इस काम को करती ही हैं, चाहे हम किसी और फील्ड को भी करें, लेकिन उसके बावजूद हम इस काम को करती ही हैं। मैं इस काम को गलत नहीं बता रही हूँ, ये काम आजीवन हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत ने अपने परिवार को सकुशल चला लिया है तो वास्तव में वो औरत सफल है। अगर एक लड़की ने अपने माता पिता की जिम्मेदारी को निभा लिया है, एक आगे बढ़ के अपने भाई की तरह, अपने माता पिता की तरह सम्मान करना, जैसे समाज में होती है कि लड़कियां भी आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए एक सम्मान का प्रतीक बन रही है, वो काम भी यदि हमने कर लिया है, तो मैं उस चीज को गलत नहीं बता रही हूँ, वो चीज मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि वो चीज सही है। एक सबसे पहला उत्तरदायित्व हमारा हमारे परिवार के लिए ही होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, जो आज का जो हमारा फोकस है, वो सिर्फ ये है कि इस काम के साथ साथ क्या हमें वास्तव में उतना सम्मान मिलता है जितना मिलना चाहिए, जितने के हम प्रति, मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि जितनी जिम्मेदारी हम निभाते हैं उतना हमें मान सम्मान समाज में या परिवार में मिलता है। हर चीज के लिए क्या हमारी राय मांगी जाती है? हर चीज के लिए यदि घर में कोई स्थिति या काम स्टार्ट किया जाता है तो उसकी पहल क्या हमसे होती है? हमारी भी राय पूछी जाती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में, हमारे घर में ये राय मांगी भी जाती हो, लेकिन उसके बाद भी अपनी एक पहचान क्या हमारी है? आगे अगर हम समाज में जाती है तो यही कहा जाता है कि उस बच्चे की मम्मी है, उस बच्चे, उसकी वाइफ है। एक अपनी अलग पहचान हमारी क्या है? मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी
अब अगर हम बात करें एक चीज की, तो मैं डायरेक्ट ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हम एक गृहिणी तो है, इस बिजनेस को हम कर रहे हैं और इस काम को हम करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग पहचान वाली बात को लिए मैं एक वीडियो बताना चाहूंगी। सुरजीत, हम गांव जा रहे थे तो सुरजीत भैया ने एकदम एक वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी वीडियो है और ड्राइव करते करते आप और बहन जी इसको सुनो। तो संदीप सर और हम जब जा रहे थे तो हमने ड्राइव करते करते सुनी। वो सुरेखा भार्गव जी की वीडियो थी। उसमें मैंने उनकी एक बात सुनी थी, आप में से बहुत सारी यहाँ पे होंगी, लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वो वीडियो सुनी होगी। मैंने भी उनकी एक वीडियो सुनी। उन्होंने एक चीज बोली, उनका एक सम्मानित परिवार था, एक बहुत अच्छा परिवार था, समाज में एक रुतबा रखने वाला परिवार था, अमीर भी थे, सारी चीजें थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन उन्होंने, मैडम जो थी वो सुरेखा जी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने एक चीज बोली थी उसमें कि हर एक दिन की शाम आती है, रात आती है, हर एक जिंदगी की भी ऐसे जैसे दिन की शाम आती है ऐसे ही हर जिंदगी की भी शाम आ गई, शाम जब आएगी। तो उन्होंने उस चीज पे अपना एक उदाहरण दिया था कि जो मेरी सास थी, एक सम्मानित थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी थी, अच्छी फैमिली से, स्टैंडर्ड फैमिली से वो बिलोंग करती थी, यहाँ पे भी वो बिल्कुल मेंटेन रहती थी। यदि मैं बात करूं तो वो बताती है कि सर्दियों के दिनों में भी वो सिल्क की साड़ी पहन के अपने आप को मेंटेन करती थी, और वो भी एक बार नहीं, सुबह और शाम दोनों टाइम वो बिल्कुल फ्रेश होती थी, नहाती थी, धोती थी, अपने आप को मेंटेन करती थी। लेकिन इतना समाज में भारी तौर से उन्हें देखा जाता था कि मतलब देखो ये लेडीज कितनी तरह से अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन जब मैं उनके साथ रहती थी तो मैंने एक चीज देखी उनके अंदर, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। वो किसी भी चीज को यदि बात करते थे तो वो अच्छी तरह से जवाब नहीं देती थी, खुश नहीं रहती थी। और जब मैं उनके साथ बैठती थी तो मैं हमेशा एक बात सोचती थी कि एक औरत को क्या चाहिए, खुश है, परिवार में अपना अच्छा खासा सब चीज है, उसके बावजूद भी ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है। तो मैंने जानने की कोशिश की, तो वो हमेशा एक चीज कहती थी मुझसे कि सुरेखा जी, जब आप इस उम्र में आएंगी और जब मेरी तरह से अकेली बैठेंगी तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक जिंदगी की शाम आती है। और जब मैंने उनसे ये शब्द सुने तो सुरेखा जी ये कहती हैं कि मेरी अंदर की जो आत्मा थी उसने मुझे झंझोड़ दिया उन शब्दों ने, और मैंने एक चीज ये सोची कि हाँ ये तो सब सही कह रही हैं। मैं भी, दिनचर्या मेरी भी यही है, गृहस्थ जीवन है, मैं भी सुबह उठती हूँ, सारा काम करती हूँ, और आने वाले टाइम में हो ना हो, शायद इस एज में, जिस एज में मेरी सास है, उस एज में जब मैं आऊंगी तो मैं भी क्या करूंगी, एक अकेले झूले पे बैठी रहूंगी जैसे मेरी सास बैठती है। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि आप और हम भी दिन रात काम करते हैं, उसके बावजूद भी जब हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी शादियां कर देते हैं, एक अकेलापन हम महसूस करते हैं, अपनी कोई पहचान नहीं होती। 90% समाज में ये कहा जाता है कि आपने किया क्या है, सब औरतें काम करती हैं, आपने किया क्या है। हमें यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आखिर हम अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की जिम्मेदारी को, काम को करते करते अपनी एक क्या पहचान बना सकते हैं। इस चीज ने जब मैंने ये सुनी, और उसमें एक चीज और बताई गई थी, इसमें एक बताई गई थी, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे भी होंगी, मैं गवर्नमेंट सर्विस को या प्राइवेट सर्विस को गलत नहीं बता रही हूँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट सर्विस या अपना कुछ काम करना है या गवर्नमेंट सर्विस बेकार है। वास्तव में समाज में एक सम्मानित पद के रूप में इसे देखा जाता है, सम्मानित नजरिए के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आती है, सुरेखा जी की वीडियो में मेरे दिल को एक, मतलब मैं एक ही कहूंगी कि छू देने वाली एक बात थी। उन्होंने एक चीज बोली थी कि शायद यदि मैं प्राइवेट सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस करती तो उनके साथ जिंदगी में एक ऐसी विषम परिस्थिति आई कि उनके जो पति थे उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो 6 साल तक क्या बेड पे पड़े रहे, कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था, अर्निंग कहीं से आ नहीं रही थी। उन्होंने एक चीज बोली, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इसलिए सफल है, नेटवर्क मार्केटिंग वो इसलिए सच्चा साथी है, नेटवर्क मार्केटिंग वो इसलिए अच्छा बिजनेस है क्योंकि उसमें उन्होंने बोला कि 6 साल तक मैं किसी भी मीटिंग में नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, मेरा सिर्फ एक ही काम होता था, घर का काम करना और अपने पति को हॉस्पिटल ले जाना, बाकी घर पे आके अपने पति की दवाई गोलियों में लगे रहना। मैंने कभी एक कॉल नहीं की अपने बिजनेस के लिए, कभी मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं गई। 6 साल तक
मेरे दिमाग और दिल से दोनों से ये निकल गया कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, या मेरी कोई एक दूसरा परिवार भी है, या मेरा कोई बिजनेस भी है। उसके बावजूद भी टीम मेंबर्स ने इतना काम किया, टीम ने इतना आगे बढ़ के काम किया कि 6 साल तक लाखों की इनकम उनके घर पे आती रही। आप मुझे बताइए, यदि वो कोई सर्विस करती, 6 साल तक उस सर्विस को नहीं करती, क्या गवर्नमेंट, क्या कोई कंपनी का, क्या कोई प्राइवेट जॉब वाला कोई भी व्यक्ति का जो ओनर है, क्या वो 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000 रुपए उस परिस्थिति में उनको हेल्प करता, या उस परिस्थिति में उनके पास पैसे आ सकते थे? वो एक नेटवर्क मार्केटिंग ही थी जिसमें उन्होंने देखा भी नहीं टीम को, लेकिन उसके बावजूद लाखों की इनकम उनके घर आती रही और वो अपने पति का इलाज करती रही। उन्होंने जब ये चीज बताई तो और विजन स्ट्रॉन्ग हुआ। हमने और संदीप सर ने और ये सोचा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में एक अच्छी चीज है जिसे हमें आगे करना चाहिए। और यही दूसरा जो ऑप्शन है अब हमारे पास है, हम अपने परिवार के साथ साथ जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने परिवार की सारे काम को करते करते आज हमारे पास एक इतना अच्छा बिजनेस आया है, इतनी महान, मैं ये कहूंगी ईश्वर का एक आशीर्वाद के रूप में हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिजनेस वुमेन इन व्हील्स। मीन्स हमारी एक अपनी छवि बन सकती है, एक अपनी पहचान बन सकती है। हम अपने परिवार के साथ साथ अपने जीवन का जो असली अर्थ है, उत्तरदायित्व है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और हमें इस चीज के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मतलब एक सुनहरा अवसर आया है। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो ये कहती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलता है, या 2-4 लोग अगर उन्हें मना कर देते हैं तो वो अंदर से ये सोच लेती हैं कि अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर की एक विशेष कृपा है जो हमें अपने परिवार के साथ साथ, और एक चीज और है, इसमें हम जो हैं वो टाइम फ्री और मनी फ्री होने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे किसी के लिए एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे हमें ये नहीं है कि हमें बिल्कुल, अगर हमारा 7 बजे का स्कूल है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, या हम बैंक में जाते हैं तो हमें 9 बजे घर से निकलना ही है। यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम, इवन मॉर्निंग में, शाम को, इवनिंग में, कभी भी अपने हिसाब से हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ये किसी की पाबंदी नहीं है। यहाँ पे हम बिजनेस ओनर बिल्कुल ऐसे हैं कि हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये एक भगवान का, तो मैं यही कहूंगी कि हमें और आपको एक आशीर्वाद है जो हम अपने परिवार के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं इस बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे मैं कहूंगी ये आपकी और हमारी चॉइस है। द चॉइस इज योर। अब हमारी आपकी चॉइस है कि हम परिवार को ही मेंटेन करें, परिवार का ही काम करें, आजीवन जन्म से लेके मरण तक अपनी एक पहचान ना रखें और उसी परिवार को काम करते जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, उसी को फॉलो करते हुए रह जाए, या उन नियमों को, उस परिवार को चलाते हुए, साथ चलते चलते अपनी एक पहचान करें, अपना एक काम करें, अपना एक मार्गदर्शन रखें। लाखों लोगों के लिए हम भी प्रेरणा बन सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, जैसे सीता मैया जी थी, जैसे कल्पना चावला जी थी। यहाँ पे मैं और उदाहरण देना चाहूंगी, जिस तरह से नाजिया बेगम जी ने यहाँ पे काम कर दिया। नाजिया बेगम जी के साथ क्या था, मैं ये एक बात इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो परिस्थितियों को बहुत ज्यादा हम कहते होंगे। हम ये कहते हैं कि जब हमारी अच्छी परिस्थितियां आएंगी, या हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, या हमें अपने पति का फुल सपोर्ट होगा, या हमें अपने परिवार में, अपने समाज में जब हमें ये कहा जाएगा कि मतलब हम जब करेंगे इस काम को, परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। यहाँ पे हमें खुद ये करना होगा कि अब हमें क्या करना है, राइट नाउ। अब हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। वी कैन डू इट। हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि हम पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उस दिन हम व्रत रख सकते हैं, तो तब भी हम यहाँ पे अपने पूरे दिन अपने बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ साथ जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हम अपनी टीम की भी परवरिश कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर को चला सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी टीम को भी चला सकते हैं। और वो सारे गुण जो हम में जन्मजात थे, जो हमारे में प्राचीन काल से थी, वो सारे जन्मजात गुणों को हमें लेके अपने यहाँ पे इस बिजनेस में उपस्थित होना है। पहले से ही जो गुण हम में है उन्हीं को हमें इंप्रूव करना है, अपनी ताकत को पहचानना है। और आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, FICCI उद्योगों का संगठन है। आपको बार बार संदीप सर भी बताते हैं, मीटिंग में भी बताया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग के इस बिजनेस में
सितंबर 2016 में जो गाइडलाइन आई, यहाँ पे एक सुनहरा अवसर भारत में आ गया। और डायरेक्ट सेलिंग पे जो फिक्की की रिपोर्ट है वो ये बताई गई है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार इन इंडिया में ही होगा। 1.8 भारतीयों को स्वरोजगार इस वाले बिजनेस से मिलेगा और 60% इस बिजनेस को लेडीज करेंगी। जब गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया है, फिक्की ने इस बात को मान लिया है, सभी लोग इस बात को मान रहे हैं, तो आप और हम मिलके इतना बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते? आप और हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि आप मुझे बताइए, रेशियो हर एक बिजनेस में 80-20 का आता है, लेकिन यहाँ पे 80 और 20 का सफलता के लिए रेशियो आता है हर बिजनेस का। यहाँ पे आप और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 60 और 40 का आ रहा है। 40 में पूरा समाज है और 60 में यहाँ लेडीज है। 60 पायदान आप देखिए कि कितना है, 50-50 भी नहीं है, 60 और 40 का पायदान है। जब गवर्नमेंट इस बात को कह रही है कि 60% लेडीज इस काम को कर सकती हैं, सफल हो सकती हैं, अपना पहचान बना सकती हैं, अपने परिवार को चला सकती हैं और यहाँ पे बिजनेस वूमेन बनने का मौका है, तो आप और हम में इसमें मतलब आगे बढ़ के क्यों नहीं हिस्सा ले सकते? 2-4 लोगों की ना सुन के हम क्यों अपने आप को ये सोच लेते हैं कि अब होगा नहीं? मेरी कोई बहन इस बिजनेस को नहीं कर रही है, मेरा कोई रिश्तेदार इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, कोई आदमी कहता है कि मेरी कोई फ्रेंड भी, इवन मेरी कोई इतनी जैसे कि भैया ने अभी बताया, वो इस स्लाइड में हमने लगाए नहीं है और सक्सेस स्टोरी अलग से हम अपनी बनाएंगे एक। आप मुझे, मैं अपनी मतलब ये नहीं कहना चाह रही कि मतलब मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे देखेंगी तो मैंने पहले से ही बीए में चीफ प्रीफेक्ट रहे, सेकेंड ईयर में डिप्टी चीफ रहे, चाहे कोई चुनाव की बात आई हो, चाहे कोई गेम्स की बात आई हो, चाहे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात आई हो, आप आज भी यदि मेरे कॉलेज में जाके एक ही बात कहेंगे कि प्राची मावी, तो मेरी जो प्रिंसिपल मैम भी है वो भी बता देंगे कि मतलब मैं कैसी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम सब कुछ कर सकते हैं, एक लेडीज क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, तो हम यहाँ पे इस बिजनेस में आके 2-4 लोगों की ना से क्यों डर जाते हैं? 2-4 लोग हमें ये कह देते हैं कि वो कर सकती है, शिवानी चौधरी जी तो बहुत अच्छा बोल सकती हैं, पुष्पलता जी का तो इसलिए काम हो सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है, प्राची राणा जी का तो इसलिए काम हो सकता है क्योंकि संदीप राणा जी उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि आप यदि चाहें तो आपको भी ऐसे सपोर्ट वाले पति मिल सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप भी शिवानी चौधरी जी की तरह जिद कर सकती हैं और अपने परिवार को गांव से लाके शहर में ला सकती हैं और ये कह सकती हैं कि मम्मी आप मेरा साथ दो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप भी पुष्पलता दीदी की तरह ऐसा कर सकती हैं। जो सोच होती है लोगों की कि मेरे पास तो इवन है, मैं तो अपने लिए कमा रही हूँ, मैं तो अपने परिवार को अच्छे से चला रही हूँ, मुझे और क्या काम करने की जरूरत है, उसके लिए एक जीता जागता उदाहरण लता दीदी है। पुष्पलता दीदी ने ये नहीं सोचा कि मैं पहले से 70-80 हजार रुपए महीना कमा रही हूँ या हमारे तो मार्केट से इतना रेंट आ रहा है, वर्मा जी मैंने तो सारी जिंदगी काम किया है, मैं अब डायरेक्ट सेलिंग के काम को क्यों करूं, मैं लोगों से क्यों मिलूं, लोग मना करेंगे, मेरी एक रेपुटेशन है, मैं तो हेडमास्टर नहीं हूं। ये नहीं सोचा दीदी ने, हमेशा एक चीज सोची कि हाँ मैं हेडमास्टर नहीं हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी बेटी काव्या भी हेडमास्टर नहीं हो जाए। मेरी बेटी तो टीचिंग लाइन में लगाव ही नहीं रखती है, मेरी बेटी तो इंजीनियरिंग लाइन से लगाव रखती है, तो उसके लिए मैं ऐसा क्या कर जाऊं? मैं गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ, मैं चाहते हुए भी अपना पद अपनी बेटी को नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक ऐसी आईडी SSS पुष्पलता 7201 आईडी ऐसी अपनी बेटी को, अपने बेटे को दे के जा सकती हूँ जो आजीवन मेरे बेटा और मेरी बेटी एक चीज कहे कि माँ हम दुनिया की तो होगी, लेकिन हमारी माँ ऐसी थी जो हमारे लिए, हम पे तो ये था कि हाँ कर लेंगे हम काम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए फ्यूचर सिक्योर करके चली गई। आप समझ रहे हैं? रश्मि दीदी, मैं यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, उनका भी आगे मैं नाम लूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ गुण बताना चाहूंगी कि अब हमें करना क्या होगा, क्या करना होगा जो हम इस बिजनेस में अपने आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ही चीज करनी होगी, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक ही चीज कहनी चाहूंगी, परिस्थितियां कोई भी मायने नहीं रखती हैं। आप देखिए नाजिया बेगम जी की परिस्थिति कुछ नहीं थी, मोमडन थी, प्रथा आज भी उनके यहाँ पे प्रथा ज्यादा है। मैं ये नहीं कहना चाह, मतलब इसे कोई चीज कोई व्यक्ति माइंड ना करे, लेकिन फिर भी जितना हिंदुओं में आगे आज भी इतनी प्रथा नहीं है, प्रथा जितनी आज मोमडन्स में आज भी है, उसके बावजूद कर्जा था, घर वालों का इतना सपोर्ट नहीं था, विषम परिस्थितियां थी, उसके बावजूद जो लेडीज 3 साल में डायमंड बन सकती है, राइट और लेफ्ट से आज
2 डायमंड्स बना सकती हैं। 17 लोग ऐसे हैं, 3 डायमंड्स आज उनके 2 की डायमंडशिप हो चुकी है, 1 की डायमंडशिप लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है। 17 लोग एमरेड और रूबी हैं आज उनकी टीम में, जो व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं अगले 6 महीने में। जब एक ऐसी लड़की काम कर सकती है, ऐसी दमदार लीडर्स काम कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने सिर्फ क्या किया? खुद पे भरोसा किया। हमें और आपको भी क्या करना है? अपने आप पे भरोसा करना है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ये एक जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, ये एक संजीवनी बूटी है। यदि हम अपने आप पे विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, अपलाइन हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है। दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप और हम सफल हो सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट से। वो क्या पॉइंट है? खुद पे भरोसा करना होगा। अपने लिए, सेकंड पॉइंट है, अपने लिए अच्छा माहौल खुद बनाना होगा। क्या करना होगा? बहुत सारी ये कहती हैं, मैं ये खुद कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बहनें एक बात कहती हैं कि अच्छा माहौल हो तो मैं काम करूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सारी लेडीज यहाँ पे भी होंगी, और मैं ये बुराई वाले मामले में नहीं कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे भी अगर आप आओगे ससुराल में तो इतना वो नहीं है। मैं खुद 4 जो जिठानी है, हम 2 रानी जिठानी है। अब बाकी भी तीनों ने क्या किया, मतलब आज भी मैं भी पर्दा करती हूँ, अपने ससुर से भी पर्दा करती हूँ, अपने जेठ से भी पर्दा करती हूँ। लेकिन आज जो ये अच्छा माहौल बनाया, ये किस वजह से बनाया? ये हमने खुद ने ठाना। हमने संदीप सर से कहा, संदीप सर हम कुछ करना चाहते हैं। मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वास्तव में लोग कहते हैं कि मतलब सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे जब से मेरी शादी को 8 साल हुए हैं, मैं सच कहना चाहूंगी कि मतलब मुझे परिवार का साथ भी मिला है, लेकिन मुझे स्पेशली इस माहौल बनाने में, स्पेशली जो मुझे माहौल बनाने में साथ मिला है, मुझे अपने पति का मिला है। मतलब मैं ईश्वर से एक बात, मतलब लड़ाई झगड़े भी सब घर में होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, ये खुद पे डिपेंड करता है। खुद पे, हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने पति से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपनी माता से, अपने बहन से, किसी से भी, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम किस तरह का माहौल बनाए। हम अपने आप माहौल अच्छा बना सकते हैं, अपनी टीम के साथ हम किस तरह का माहौल बना सकते हैं। और मैं अपने लिए अच्छा माहौल के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे जो अच्छा माहौल मिला वो खुद के कमिटमेंट से तो मिला ही मिला, अपने पति की वजह से भी मिला, अपने परिवार की वजह से भी मिला, और सुरजीत भैया की वजह से भी मिला। और स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने एक इतनी अच्छी टीम मिली, इतनी अच्छी टीम की मतलब मैं ये कह नहीं सकती आपसे। मतलब मेरी टीम का हर एक व्यक्ति का मुंह दुख जाता है, दीदी 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 दीदी। मतलब मैंने जिंदगी में ये सोचा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों जैसे, और मतलब जिंदगी में मेरे 2 ही बच्चे नहीं होंगे, रणविजय और अधिराज, मुझे अपने और भाई बहन ऐसे मिलेंगे अपने बच्चों की तरह केयरिंग करने वाले। अगर कुछ भी हो जाता है, परसों मेरे सर में इतना तेज दर्द सा हो रहा था और अरुण भैया का फोन आया, अरुण भैया ने एकदम कहा कि क्या नाम है, मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, हेलो। तो एकदम उधर से आवाज ये नहीं आई कि हेलो दीदी, एकदम ये आई, दीदी क्या हो गया, आप कैसे हो रही हो, कोई बात हो गई क्या? मैंने कहा नहीं भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सर में दर्द ऐसी हो रहा है। राजन हुड्डा जी है, मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, मतलब एक सगे भाई से भी जो सगा वाला माहौल होता है। पारस भड़ाना जी है, पवन भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उदित जी हैं, अमन है, उपदेश भैया हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब शायद वो परिवार में अपनी मम्मी का, अपने भाई का, अपनी बहन का कितना ध्यान रखते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मेरा तो बिल्कुल एज ए मदर, एज ए सिस्टर की तरह ध्यान रखते हैं। इतना में कहीं ना कहीं हम खुद ही उत्तरदायित्व है। कैसे? व्यवहार, सबसे पहला जो व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, लोग कहते हैं कि अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा माहौल हम पे डिपेंड करता है, हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। सबसे पहली इसकी किस चीज से हुई? हमसे और संदीप सर से हुई। सभी लोगों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार हुआ, सभी लोगों के, चाहे वो हम वेन्यू में गए, चाहे हम मीटिंग में गए, चाहे हमारे घर कोई व्यक्ति आया, कुछ भी XYZ हुआ, लेकिन हमने अपना व्यवहार क्या किया, दिन प्रतिदिन सुधारने की कोशिश की, अपना व्यवहार अच्छा किया। अपने आप हमने ये ठान लिया कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना है। वो हमने किससे सीखा? सुरजीत भैया से सीखा। सुरजीत भैया से मैंने एक स्थिति देखी, उनके साथ कुछ भी हुई, कुछ भी स्थिति हुई, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा कैसा रहा? मित्रतापूर्ण रहा। हमेशा कैसे रहा? लीडर्स को बढ़ाने वाला रहा। हमेशा कैसा रहा?
एक बार उनका एप्पल का फोन, लोग कहते हैं एक फोन 10,000 15,000 का भी यदि हमारा फोन गिर जाता है तो आदमी एकदम कहता है क्या हुआ, मेरे फोन गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, हेमंस गार्डन में एक मीटिंग हो रही थी, उसमें संदीप सर ट्रेनिंग कर रहे थे और एकदम क्या हुआ, भैया का लैपटॉप नीचे गिर गया, म्यूजिक सिस्टम का साउंड बहुत तेज हुआ और लैपटॉप गिर गया। तो भैया ने, और कोई व्यक्ति होता, इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरी भी सोच इतनी बड़ी नहीं थी, मैं भी शायद किधर की तरफ जाती, अपनी लैपटॉप की तरफ जाती। लेकिन भैया को वहां पे, हमने और संदीप सर ने एक चीज देखी, भैया ने वहां पे लैपटॉप की तरफ नहीं गए, भैया की तरफ किधर की तरफ गए, अपने लीडर्स की तरफ गए। भैया ने एक ही चीज सोची कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही थी, एकदम लोग का मूवमेंट जो है उस चीज पे ना चला जाए। भैया ने क्या किया, जोरदार तालियां, दमदार तालियां, संदीप राणा जी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे लोग मोटिवेट हैं और ये वो। भैया ने क्या किया, उस वाली स्थिति से एकदम क्या किया, उस पे दूसरी चीज पे फोकस कर दिया। वो क्या थी, भैया का व्यवहार। कोई व्यक्ति और होता तो वो क्या करता, अपने 1 लाख के लैपटॉप को देखता, एप्पल के लैपटॉप को देखता, क्योंकि एप्पल का लैपटॉप ही एक बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे हमारा और संदीप सर का व्यवहार पहले से भी ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले से ही हम एनटीटी में आते थे तो पेरेंट्स को हम फॉलो करते थे, मतलब पीटीएम करते थे, सारी चीजें करते थी। एनटीटी में भी आफ्टर 12th ये होती है तो हमारे ही हम उम्र के बच्चे रहते थे, उनसे हम बिल्कुल एज ए फ्रेंड बिल्कुल व्यवहार करते थे, बिल्कुल खुले विचारों के थे हम। लेकिन यहाँ पे आके हमने लता दीदी को देखा, इतना अच्छा, इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद भी इतना अच्छा व्यवहार। और आज ही एक चीज कहना चाहूंगी, लोग अगर ये कहते हैं कि स्थितियां आएंगी तब हम ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले यदि हमें अपना माहौल अच्छा बनाना है तो उस पर डिपेंड करता है हमारा खुद का व्यवहार, और ये सिर्फ अपने पे ही डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है वेशभूषा। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि लोगों की वेशभूषा से भी उनके विचारों का पता चलता है, उनके एजुकेशन का पता चलता है, उनकी संस्कृति का पता चलता है। हमेशा हमने अपनी वेशभूषा ऐसी रखी है जो हम तो खुद अपनी नजर में सम्मान मिले ही, हमें खुद अपने आप हम ये देखें कि हाँ हम सम्मानित हैं, और औरों की नजरों में भी हम एक सम्मानित तौर व्यक्तियों के तौर पर रहे। तीसरा पॉइंट जो रहता है, तौर तरीके। तीसरा पॉइंट, लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम करूंगा, इस तरीके से करूंगा, उससे करूंगा। यहाँ पे इतना अच्छा बढ़िया वाला मामला था कि हमारे पहले से ही यहाँ पे जो तौर तरीके थे वो पहले से ही सिस्टम के बने हुए थे। माधव सर एक बात कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई मेंटेन करना नहीं है, बना बनाया रास्ता है, सिर्फ उन चीजों को फॉलो करना है, हमेशा जिम्मेदारी लेके काम करना है, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और मैं एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगी, यहाँ पे तौर तरीके का मतलब एक चीज मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, यहाँ पे सच्चाई बहुत ज्यादा मायने रखती है, यहाँ पे चरित्रता बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि व्यक्ति, कहते हैं कि एक जो कपड़ों पे यदि हजारों दाग लग जाए तो वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लेकिन यदि चरित्र पे एक दाग लग जाता है तो वो आजीवन के लिए लग जाता है, वो धुल नहीं सकता। तो इस चीज के लिए मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगी अपनी टीम को कि यहाँ पे हमारी टीम में आज तक कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं हुई है जो गलत हुई हो, और हमेशा मेरी टीम ने और हमने इस चीज का हमेशा ध्यान दिया है। और मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूंगी कि इस चीज पे मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा एक परिवार मिला, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, और वो भी इतना एथिकल परिवार मिला, तो उस चीज के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। अगला पॉइंट जो है वो है नजरिया। नजरिए के लिए हम बार बार ट्रेनिंगों में बात करते रहते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, स्थिति चाहे कोई भी हो, वो हर एक चीज जो भी चल रही है हमारे नजरिए से चल रही है, हमारी सोच से चल रही है, हम जो दिमागी तौर पे सोचते हैं उसी से चलती है। एक व्यक्ति है जो अभी संदीप सर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया था, कल बोला था कि यदि हम छोटे से बच्चे को ये कहते हैं कि आपको खेलना है तो वो कहीं भी खेल सकता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस चीज से मुझे सुख मिलेगा, मुझे खेलना है। और अगर हम ये कहते हैं कि बेटा पास में चले जाओ, अपने अंकल के यहाँ पे सामान दिया हो, तो उस चीज पे वो सोचते क्या है कि मुझे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी यदि हम सोचते हैं कि हमें स्थिति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमें पॉजिटिव सोचना है, हमेशा कोई भी स्थिति हो, हमेशा एक ही एटीट्यूड रखना है कि यदि दुनिया की एक भी लेडीज ने ये काम किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। यदि शिवानी दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, पुष्पलता दीदी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, रश्मि दीदी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, खुशबू मैम अगर लड़की होने के बावजूद एक सिटी बिल्ड कर सकती हैं, संभल जा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, ये सब क्या है, नजरिए पे है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे एक चीज और, वातावरण किसी चीज का कोई मायने नहीं रखता है, एक ही चीज रखता है, एटीट्यूड मायने रखता है।
खुशबू जब हम स्टार्टिंग में मिले थे, यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, तो खुशबू जी के पापा ने एक ही चीज बोली थी कि मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे आप पे और संदीप सर पे भी पूरा भरोसा है, यदि आपके साथ वो रहेगी तो वो सेफ है। और उस चीज से हमारी जो जिम्मेदारियां थी और आगे ज्यादा बढ़ गई। आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब 10-10 बार हम फोन करते थे, खुशबू आप संभल पहुंच गई, खुशबू आप वहां पे बदायूं पहुंच गई, वहां से कितने बजे चलोगी, कहाँ रहोगी, कैसे खाना है, कैसे पीना है, एक जिम्मेदारी क्या किया। लेकिन खुशबू जी ने हमेशा हर एक नजरिए को, हर एक स्थिति को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज लाइफ में क्या कहते हैं, अरे यार, अरे ये, अरे वो। यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती है। सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो हमारा वेशभूषा, व्यवहार, तौर तरीके, नजरिए के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है बातचीत करने का ढंग। यदि आपकी बातचीत करने का ढंग अच्छा है, यदि आप हम कह के, आप कह के बात कर रहे हैं, कहा भी यही जाता है कि जो आप बदले में देते हैं रिटर्न में हमें वही मिलता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, यहाँ पे बिल्कुल हमें अपने परिवार, जैसे हम अपने परिवार में मित्रता की तरह, प्यार की तरह, स्नेह की तरह, आदर के भाव शब्दों के साथ हम छोटों को भी आप, बड़ों को भी आप प्यार से बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बातचीत करने का ढंग हमारा अच्छा होना चाहिए। उस चीज को हमने बहुत फॉलो करने की कोशिश की है, आप सभी ने इसमें विशेष योगदान दिया है और इस चीज की वजह से ही हम प्लस पॉइंट में हैं आज। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेना, जवाबदेह होना। बहुत सारा होता है, आप मुझे बताइए, यदि एक जिम्मेदारी तो लेते हैं सुबह के टाइम हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, कोई और कोई जिम्मेदारी लेता है, चाहे हमें 6 बजे उठना हो, चाहे हमें 5 बजे उठना हो, प्रेस करने की जिम्मेदारी तो लेते हैं हम अपने बच्चों को, ऐसी कोई यूनिफॉर्म पहना देते हैं, साफ करके प्रेस करके यूनिफॉर्म पहनाते हैं, वो क्या है, जिम्मेदारी है। यदि हम परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ इस टीम की भी जिम्मेदारी को ऐसे ही समझे और बदले में अपने काम के प्रति जिम्मेदारी समझे, अपनी टीम के प्रति जिम्मेदारी समझे, अपने सिस्टम के प्रति जिम्मेदारी समझे, अपने अपलाइन के प्रति जिम्मेदारी समझे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप और हम इस काम को 101% कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। एक अगला पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, एक दूसरे के प्रति हमें सहयोग रखना है, सम्मान रखना है। यदि आप और हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरह बातचीत करेंगे, आप और हम एक दूसरे से बिल्कुल तौर तरीके से और अच्छे शब्दों को यूज करके बातचीत करेंगे, सम्मान की भावना रखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। परिवार के लोग भी और बाहर के लोग भी, टीम के लोग भी, हम सब लोगों को क्या करेंगे, सम्मान देंगे। और समाज और परिवार का साथ लेना, ये हम पे डिपेंड करता है ना। भाई, पिता, बहन, माता का जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ा काम हो सकता है, परिवार साथ ही देता है अगर हम सही हैं तो। मैं यहाँ पे स्पेशली कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि परिवार साथ नहीं देता, परिवार साथ देता है। यदि आप वास्तव में सही हैं तो परिवार साथ देता है ना। वो चीज मैं एक स्पेशली कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आप और हम बहुत सारी लेडीज के साथ भी रहते हैं, बहुत सारे पुरुषों के साथ भी रहते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एक तो होता है सही, संदीप सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, मुझसे भी बोलते हैं, टीम में भी बोलते हैं, कि एक चीज होती है सही होना और एक चीज होता है सही दिखना। ये दोनों ही चीज हम पे डिपेंड करते हैं, हमें सही रहना भी है और सही दिखना भी है। मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे भी कोई लेडीज ज्यादा काम करती नहीं थी, हमारे यहाँ पे भी यही है कि मतलब बहू को अपना परिवार ही संभालना होता है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर की वजह से समझ लो, हमने अपने चरित्र को हमेशा सही रखा, अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा सही रखा, अपने व्यवहार को हमेशा मैंने सही रखा। संदीप सर ने और मेरे परिवार ने, इस समाज ने बहुत ज्यादा मेरा इसलिए साथ दिया, आप लोगों का भी इसीलिए साथ दिया है क्योंकि आप सभी चरित्रवान हैं, आप सभी जिम्मेदारी लेती हैं, आप सभी स्नेहपूर्ण हैं, आपके हमेशा तौर तरीके अच्छे होते हैं। आप सभी लोगों का इसलिए ही परिवार ने साथ दिया है। यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हम बड़ा काम कर सकते हैं और परिवार कहीं ना कहीं क्या होता है, हम पे निर्भर करता है। परिवार अगर हम चाहें तो हम अपने तौर तरीकों को सही रख के, अपनी वेशभूषा को सही रख के, अपनी चीजों को सही रख के हम अपने परिवार का सहयोग ले सकते हैं। हम अपने भाई बहनों का सपोर्ट ले सकते हैं, हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट ले सकते हैं, हम अपने बच्चों का सपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ के पहल करनी होगी, आगे बढ़ के जो हमारी सोच है, जो सारी चीजें हैं वो आगे हमें करनी होगी। और यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, परिवार का, समाज का साथ तो मिलता ही मिलता है। सफलता के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है
सिस्टम और अपलाइन का साथ, वो यहाँ पे बहुत भरपूर मिलता है। हमें और आपको यहाँ पे अपलाइन और सिस्टम का सहयोग मिलता है, साथ मिलता है। आप और हम XYZ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जो चाहे वो हम ले सकते हैं, जो चाहे हम उस तरह की लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, जो चाहे उतना हम मान सम्मान कमा सकते हैं। XYZ कुछ भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैंने एक यहाँ पे मैं स्पेशली कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी। अलका मेनन जी हैं। अलका मेनन, जब मैं स्पेशली मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया था, और जैसे कि आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, जो 2-4 लोग मना देते हैं तो हम कहीं ना कहीं हिल जाते हैं, क्योंकि हम पहले से ये सोचते हैं कि हम तो रेपुटेटेड आदमी थे, अब हम 2-4 लोग मना कर रहे हैं तो कैसे होगा ये काम। यहाँ पे स्पेशली मुझे एक वीडियो दिखाई गई थी अलका मेनन जी की। यहाँ पे वो एक चीज कहती थी जी, और अलका मेनन जी की भी वो वीडियो दिखाई गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ पे एक चीज दिखाई गई थी, मैंने एकदम ये कहा था, मैंने कहा भैया आप तो कहते हैं यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा। जो लोग स्पेशली मैडम और दीदी कहा करते थे वो लोग भी अब फोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप इस वीडियो को देख लो। उन्होंने एक चीज बोली थी इसमें, उन्होंने बोला था कि हमारी जिंदगी में, लेडीज की जिंदगी में स्पेशली 2 चीजें होती हैं, एक तो कॉम्प्रोमाइज, एक सेक्रीफाइस। कॉम्प्रोमाइज, हम हर एक चीज का कॉम्प्रोमाइज ही तो करते हैं, हर एक चीज का। जब से हमारा जन्म होता है, कोई भी चीज हो, हम कॉम्प्रोमाइज, हमें हमारी माता ही सिखा देती है कि बेटा हमें हमेशा इन कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस के साथ जीना है। हर एक चीज का बलिदानी तो करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैंने सेप शॉप किया, 23 महीने में मैं डायमंड बनी, और मेरी जिंदगी से ये 2 चीजें, जो कॉम्प्रोमाइज थी, सेक्रीफाइस थी, है ना, और सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज की जो चीज थी वो मैंने हमेशा के लिए निकाल दी। और जब मैंने ये 2 चीजें सुनी कि कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया, ये उनकी जिंदगी की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आप यकीन मानिए मैंने दोबारा कोई ऐसी ऑडियो और वीडियो नहीं सुनी जो मुझे मोटिवेट करे। मैंने अलका मेनन जी की सुन के ये चीज सोच ली थी, समझ ली थी, और संदीप सर ने और हमने ये ठान लिया था कि अब जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस हमें करना नहीं है, चाहे कितनी हाँ हो कितनी भी ना हो, हमें आगे बढ़ते जाना है। सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूंगी सुजाता जी की। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर वाले साथ देंगे, आप सुजाता जी को देखियो, शादी हुई, कितने सारे मिसकैरेज हुए, और बच्चों का भी साथ इतना मिला नहीं। एक औरत के लिए बच्चे इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मिला नहीं। पति ने भी छोड़ दिया, है ना, पति ने भी छोड़ दिया। उसके बाद में जब वो उन्हें पति ने छोड़ा था तो गर्भावस्था थी उनकी, और उसके बाद में उनके एक बेटा भी हुआ। और मैं ये कहूंगी सुजाता जी की क्या स्थिति थी, बताइए आप मुझे, क्या परिस्थितियां उनके मायने रखती थी, क्या उनके लिए एक वातावरण ऐसा था कि वो काम कर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, खुद पे भरोसा किया, अपनी परिस्थितियों को अपने क्या किया, अपने विरुद्ध ना करके अपनी परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग किया, अपनी परिस्थितियों को अपने जैसा बनाया। अपनी परिस्थितियां कुछ भी रही, अपनी विषम परिस्थितियां रही, उन्होंने क्या करा, एडजस्ट करा, कुछ भी करा, लेकिन डायमंड बनी। और डायमंड अकेले ही नहीं बनी, अपनी टीम में भी बनाया। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं ना कि परिस्थितियां होंगी तो करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो करेंगे, पति मना कर रहा है, भाई मना कर रहा है, बहन मना कर रही है तो करेंगे। मैं ये बात कहना चाहूंगी, स्थिति मायने नहीं रखती है, जज्बा मायने रखता है, जुनून मायने रखता है, जोश मायने रखता है, खुद पे विश्वास मायने रखता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, नमिता जैना जी की आपने सुनी है, नाजिया बेगम जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है, कैसी स्थिति थी, कर्जा था, कैसी थी, क्या काम करना था। और यहाँ पे आगे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पुष्पलता वर्मा जी हैं और शिवानी चौधरी जी हैं, ये हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने आगे काम करना चाहा है। और यहाँ पे प्राची राणा भी लिखा गया है। और नेक्स्ट जरूर पुष्पलता दीदी की और शिवानी चौधरी जी की शेयरिंग करना चाहूंगी। तो मैं यहाँ पे जो कॉल करना चाहूंगी वो पुष्पलता बहन जी को कॉल करना चाहूंगी। और मैं राजन भैया से चाहूंगी, राजन भैया आप एक बार जो स्पोर्ट्स लाइट होती है वो डालो जरा लता दीदी पे। लता दीदी की यहाँ पे हम शेयरिंग कराना चाहेंगे, और आप सभी लीडर्स से मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे हम पुष्पलता दीदी का, और बहुत जोरदार तालियों से। अनम्यूट कर दो भैया सबको। बहुत बहुत धन्यवाद चाची मैम। हेलो फोन की तरह। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।
वैसे तो प्राची मैम ने सब कुछ बता ही दिया था, लेकिन मेरी शेयरिंग की बात है। जॉब कर रही थी और जॉब जॉब भी कर रही थी, घर में भी सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जॉब से पहले भी मेरा थोड़ा सा एक ये था एटीट्यूड कि मैं स्वाभिमानी बहुत थी। मैं किसी की मतलब जरा से भी सुन नहीं सकती। मैं जब मैं काम पूरा कर रही हूँ, जब मैं सारी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। हालांकि मेरे ससुर जी ने बिल्कुल मना कर दिया था जब मेरी शादी हुई थी कि हमें जॉब नहीं करानी। मैं ट्रेनिंग वगैरह सब कर चुकी थी। मैं एक नॉर्मली लड़की थी, जैसे ज्यादा वो नहीं थी हाई फाई में। गांव से बिलोंग करती थी उस समय में। अब तो हम लोग हापुड़ आ गए सन 90 में, तो अब तो मेरा मायका हापुड़ हो गया। लेकिन मैं बहुत नॉर्मल लड़की थी। और जब यहाँ पे मेरे ससुराल में मैं आई, ससुर जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि जॉब नहीं करानी है। लेकिन कुछ कुछ बातें देखो हर एक घर में ऐसी होती जाती हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया था, पैसे से खूब मजबूत थे, ससुर मेरे कमिश्नर थे। लेकिन फिर भी कुछ आपस में ऐसी बातें होती जाती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थी। फिर मैंने बच्चे भी हो गए, बच्चों के बाद फिर खर्चा पड़ना भी शुरू हो गया, तो सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें परिवार में हो जाती हैं, सास बहू के बीच में हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाती हैं। तो मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसी बातें हुई, तो फिर मैंने पापा से ये कहा, पापा मुझे जॉब करनी है। अब उस समय बच्चे भी छोटे थे, जॉब करनी भी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन फिर भी एक मुझे में जो था जुनून था कि मुझे करना है तो करना है। उस समय बिजनेस वगैरह का कुछ ऐसा पता नहीं था, ना ही ये सब चीजें मेरे सामने आई थी। अब जॉब के लिए भी बच्चे उस समय मेरे, बेटियां मेरी 2nd क्लास में थी और बेटा मेरा 4th क्लास में था। उस समय 5:15 बजे मैं घर से निकलती थी। 5:15 बजे बस स्टैंड पे मुझे ये बैठा के आते थे। और 7 बजे करीब में, क्योंकि 7 बजे का स्कूल था उस समय, और 7 बजे मैं वहां पर पहुंच जाती थी। फिर वहां से आने के 3.5 घंटे, वो 3:30 बजे तक मैं आती थी, क्योंकि 12 बजे तक का, 7 से 12 तक का मेरा स्कूल था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जॉब करनी भी बहुत इतनी आसान नहीं थी। लेकिन बस एक था कि जुनून था मुझ में कि मुझे कुछ करना है, मुझे किसी को सुननी नहीं है, मुझे कुछ करना है, बस यही था बचपन में। करती गई, बहुत अच्छा चलता गया। मार्केट अपनी, हॉस्टल बना हुआ था, सब ये भी बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर वही बच्चे जैसे बड़े होते गए, बड़े होते गए, पर इनकी भी इच्छाएं काफी मतलब होती गई। और फिर स्कूल की फीस वगैरह सब कुछ मतलब ठीक चल रहा था वैसे तो। लेकिन एक बात ये दिमाग में आती थी कभी कभी, जैसे बच्चे कुछ बड़ी चीज पे हाथ रख देते थे और कभी कभी हमें मना करना पड़ता था। वो चीज मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाती थी। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है कि इतना कमाते कमाते हम बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे। फिर भी चलता रहा चलता रहा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता रहा। अपनी मार्केट से भी काफी अर्निंग आती रही। लेकिन अब मुझे सेफ शॉप के विषय में मालूम चला। यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ ये एक ऐसा बिजनेस है कि कम टाइम में भी करा जा सकता, मतलब तुम अपने जॉब के साथ साथ कर सकती हो, और जॉब के साथ साथ भी कर सकती हो, और कम पैसों में भी कर सकती हो। कम पैसों में ये था कि जो तुम सामान अपने घर के लिए लेती हो, एक बार यहाँ से ना लेके, अपने किसी दुकान से हम लेके ही आते हैं, पैसे दे के ही आते हैं, सामान लेके आते हैं, कोई हमें कोई चीज फ्री में नहीं देता है। तो मतलब एक बार यहाँ से ना ले, किसी दुकान से ना लेके सेफ सब ले लेते हैं उसी चीज को, घरेलू प्रोडक्ट है सारे। तो हमारी एक ज्वाइनिंग लग जाती है, और ज्वाइनिंग के साथ साथ बस थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए, लेकिन थोड़ा टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हमें दिमाग से फुल टाइम देना उसमें। तो मुझे इतना अच्छा यहाँ का माहौल मिलता गया। तो सबसे पहले मुझे मेरी मुलाकात हुई प्राची मैडम से। मैं तो कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस में, ABCD का कुछ नहीं पता था। लेकिन प्राची मैडम ने इतने अच्छी तरीके से, जो कि आज सभी लड़कियों के लिए इतने रोल मॉडल बनी हुई है, इतने मतलब इंडिया लेवल पर नाम है। यूट्यूब पे भी सर्च करके देखो तो प्राची नाना डालो और ऐसी धुआंधार इनकी स्पीच आती है, बहुत अच्छी। तो इनका बहुत सहयोग मिला, सहयोग मिलता गया, सहयोग, और फिर टीम भी बनती चली गई इनके सहयोग से। और मतलब एक मेरा कारण ये भी था कि जैसे कि हमारा रिटायरमेंट होता है हमारे विभाग में,
जब रिटायरमेंट हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद में मैंने बहुत सी लेडीजों को देखा कि उनके बच्चे ही उनकी केयर नहीं करते बिल्कुल भी। बहुत मतलब एक लाचार सी स्थिति उसमें मैंने देखी। और यहाँ पे जो आकर देखा मैंने, अपने बच्चों से ज्यादा टीम प्यार करती है, मान सम्मान इतना देती है। तो ये सब चीजें मुझे काम करने पर मजबूर कर दिया और मैंने फिर दृढ़ संकल्प लिया कि हो ना हो मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है और लोगों को भी मुझे कामयाब करना है। बहुत सी मैंने महिलाएं ऐसी देखी है, बहुत काम करना चाहती हैं लेकिन परिवार की वजह से वो नहीं निकल पाती हैं और कुछ पैसों की वजह से नहीं निकल पाती है। किसी का भाई मना कर देते हैं, किसी का हस्बैंड मना कर देते हैं। इस बिजनेस में आकर मैंने यही चीज और देखी कि मतलब ये घर से भी करा जा सकता है ये काम। ये क्वालिटी तो प्राची मैडम ने बताई दी थी कि हमें गॉड गिफ्ट होता है बोलने की और दूसरों को अपना बनाने की। तो ये क्वालिटी तो हमारी गॉड गिफ्ट ही है। तो इसको थोड़ा सा मतलब हम लोग समझ लें, अपनी शक्ति को थोड़ा सा समझ लें कि हमें कितनी शक्ति है और इसी शक्ति का प्रयोग करते करते अगर हम 2-4 लोगों से, 2-4 महिलाओं से, किसी को भी ले सकते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, 2-4 लोगों से अगर हम बात करके अगर उनको अच्छी तरीके से समझाकर हम उन्हें ये बताएं कि भाई हम जो सामान ले रहे हैं उस जिस दुकान से ले रहे हैं एक बार उस दुकान से न लेके इस दुकान से ले लें, और इस तरीके से हमारी अर्निंग बढ़ती चली जाती है और हम भी एक बिजनेस वुमेन बन जाते हैं और इतनी बड़ी इनकम हम अचीव कर लेते हैं। तो ये अगर ये बताया जाए और तो ये चीज, इन सब चीजों के विषय में मुझे पता चला तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा और दृढ़ संकल्प लिया। अब जुनून के साथ इस काम को कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों में भी यही सोचती हूँ। एक बात और है, इसमें एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन मतलब हम तो सीखते हैं और हमारे जो बच्चे हैं ये भी हम सीख जाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, टीम के साथ किस तरीके से व्यवहार करना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर सीख जाते हैं। तो जब हमारे सब ये चीजें सब हमारे अंदर होंगी तो हम नेचुरली हम बड़ा काम कर जाएंगे। तो सारे कारण यही थे मेरे बिजनेस में आने के। और सब मैं तो धन्यवाद दूंगी अपनी टीम को, धन्यवाद दूंगी सुरजीत भैया को। सुरजीत भगवान जैसे सुरजीत भैया मिले, संदीप भैया मिले, प्राची मैडम मिली और सबसे बड़ा जो रोल रहा है मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड का ही रहा है। और जो मैंने यहाँ पर अपने अपलाइन को अपने गुरु कृष्ण पाल सर को देखा, उन्होंने कहा था कि मतलब मैं 8वीं पढ़ा लिखा हूँ और 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए साल कमा रहा हूँ। उनको देख के मस्त में मेरी बहुत मतलब इस मन में ऐसी आई कि मतलब जब ये आदमी गांव से बिलोंग करते हैं ये और ये इतना कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें मेरे आई। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्राची मैडम आपका थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि पुष्पलता दीदी के सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि ये सच में हमेशा मैं कहती हूँ, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इस बिजनेस में के रूप में मुझे मेरी दीदी मिली, बड़ी बहन के रूप में मिली। तो थैंक यू सो मच, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि मुझे लता दीदी मिली। अगले जन्म में भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मिले और मुझे लता दीदी ही बिजनेस पार्टनर के रूप में मिले। थैंक यू सो मच। और मैं जो बुलाना चाहूंगी, मैं हमारे बीच में एक ऐसी भी है जो लड़के कहती है कि स्थिति हमारी ऐसी है, ये है वो है और हम 2 लोगों को ज्वाइन कर पाए हुए नहीं है। और दीदी ने भी ये सोचा था कि मैं एक तरफ अपने मामा के लड़के को डाल दूंगी और एक तरफ अपने चाचा के लड़के को डाल दूंगी और ये सोच रही थी। स्टार्टिंग में दीदी खुद एक्सप्लेन करती है, लेकिन शिवानी दीदी ने एक चीज बहुत अच्छी तरह बोला कि आज तक वो टोपाज बन गई है, एंड्रॉइड बन गई है वो और 2,500 लोगों का परिवार उनके साथ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ना तो मामा का लड़का कोई साथ है, ना चाचा का लड़का कोई साथ है, ना पुप्पी का लड़का कोई साथ है। सिर्फ और सिर्फ किसका साथ है, उन्हें अपनी मम्मी का, पापा का, अपने भाई का और एक चीज का स्पेशली साथ है, वो है उन्हें खुद पे जो भरोसा था। उसकी वजह से आज उन्होंने 2,500 का परिवार जो उनके साथ है। वो कहते हैं ना कि काम कैसे कर पाएंगे। मैं स्पेशली यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं बात कहना चाहूंगी कि आप शिवानी दीदी की टीम को सुनना, शिवानी दीदी को सुनो। कोई नहीं आया उनके साथ, लेकिन वो खुद के साथ ही इसलिए बड़ा जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। तो इन्हीं के साथ जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाती
वेलकम करना चाहेंगे मिस शिवानी चौधरी जी ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी दीदी बिल्कुल आ रही है आवाज एकदम क्लियर आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में बोलने का मौका मुझे मिला है मेरे अपलाइन की वजह से, भैया की वजह से। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और अगर मैं बात करूँ प्राची भाभी की ट्रेनिंग की, तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग उनकी रही। उन्होंने सारी चीज बताई कि क्या क्या जरूरी है, किस किस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करके सफल हो सकते हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो जो चीज होनी चाहिए, वो सारी चीज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करी। लेकिन मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगी कि जोश है, जुनून है, सारी चीज अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक लड़की ने कोई डिसीजन ऐसा लिया है कुछ अलग काम करने का या कुछ हटके काम करने का, तो चैलेंजेस तो उनके सामने आएंगे, और कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा ही आते हैं। अगर बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली से, अगर कोई सोच रहा है कुछ अलग हटके समाज से काम करने की, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, तो आप किस टाइम आ रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस चीज को इतना कोई फर्क नहीं देता। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस टाइम आ रहे हैं, हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ आ रहे हैं, ये हर एक छोटी छोटी चीज का इश्यू बन जाता है। ये सारी चीज देखनी पड़ती है, और इसी सिचुएशन को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़ देंगे कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डटे रहेंगे और काम करते रहेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं हूँ। पापा मेरे किसान थे स्टार्टिंग में जब पढ़ाई लिखाई हुई। और मैं अगर अपनी पढ़ाई लिखाई की भी बात करूं, 10th 12th की समय की, हम गाँव में ही थे, तो मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, और मेरी बुक्स वो ही लाया करते थे पढ़ने के लिए। उनको सैंपल मिलते थे मेरे बायोलॉजी के, मेरे ताऊजी टीचर थे। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी क्लियर? आ रही है दीदी, मैसेज आ रहा है कुछ, आ रही है? आ रही है। ठीक ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। मेरी बुक्स भी वही लाया करते थे, मतलब कंडीशन उस समय पे ऐसी थी। और मैं बोलती थी कि मैंने कहा ताऊजी जो स्कूल में सिलेबस है वो अलग है, ये मेरा मैच नहीं कर रहा। तो मेरे ताऊजी बोलते थे कि जो 10th का या 12th का जो एग्जाम होगा वो स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, वो तो गवर्नमेंट से ऊपर से बन के आएगा, तो तू इन्हीं से पढ़ ले, इन्हीं से तैयारी कर। तो इस तरह से भी पढ़ाई हुई है, ऐसी कंडीशन भी देखी है, सारी सिचुएशन। और वहां से पढ़ने के बाद लगता था कि जब छोटे थे कि मम्मी पापा ऐसी स्थिति में रह के काम कर रहे हैं, किसान थे पापा, तो किसान का तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है। तो लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मैं इनका सहारा कुछ बनूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी। लेकिन फिर वही सिचुएशन है कि अगर पैसा नहीं है और अगर स्थिति ऐसी नहीं है, तो जो आप करना चाहते हो या जो आप बनना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। मेरी भी पढ़ाई लिखाई, मेरे भी सपने कुछ और थे कि मैं क्या बनना चाहूंगी, लेकिन जब इतनी कंडीशन नहीं थी तो वही सिंपल ग्रेजुएशन बीए और एमए कर लिया। और आज के समय में आप लोग भी जानते हैं कि बीए और एमए की डिग्री लेकर कितने बच्चे घूम रहे हैं जिनका कुछ होने वाला है नहीं, न जाने कितनी लाखों करोड़ों डिग्रियां हैं जो हर साल मिल रही है। तो उसके बाद ऑप्शन फिर लड़कियों के पास क्या रहता है कि शादी हो जाएगी। चलो यहाँ मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद शायद घर ऐसा मिल जाए जहाँ पे सारे सपने पूरे हो जाए। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन ये है कि अगर हम लोग थोड़ी मिडिल क्लास है, शादी फिर उन्हीं में किसी सपना में सोचने लगा। मेरा सपना था कि मुझे सफारी लेनी है, बच्चों की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ पे सफारी हो जिनके घर में। तो सफारी वाले घर में जाने के लिए तो पापा को भी तो गाड़ी देनी पड़ेगी, मेरे पापा को भी तो उसी स्टेटस का मेंटेन करना पड़ेगा, बिना उसके थोड़े ना वहां पर रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता था कि ये भी सारी चीज ऐसी है कि चलो भगवान ने जो लिख दिया वो कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज ये आई कि उसी दौरान ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, यहाँ पे ज्वाइन किया, सारी चीज देखी, लगा कि यहाँ पे हाँ है, शायद कुछ एक ऑप्शन ऐसा मिला है जो यहाँ पे काम करके हम लोग सफल हो जाए, और जो सपने यहाँ से अब तक पूरे नहीं हुए जो देख रहे थे वो यहाँ से पूरे हो जाए। लेकिन फिर वही कंडीशन आती है कि अगर आप उसी रोजाना के ढर्रे पे हैं कि सुबह अगर कहीं ड्यूटी कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, या पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज गए आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 18 19 20 21 साल के शादी हो गई होगी तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक काम करके सोच ली, कुछ भी एक वीक से हटकर करने का सोच लिया, तो चारों तरफ से एक गिद्ध की नजरें जो है वो आपकी तरफ ऐसे हो जाएंगी कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। एक लड़का जो मेरे साथ जा रहा है,
हमारी टीम से, जो मैं घर पे आके मेरे घर छू के जा रहा है, दीदी बोलता जो मुझे थकता नहीं है, और अगर उसको कोई मेरे साथ देख लेगा तो क्या कहेंगे कि उस शिवानी एक लड़के के साथ जा रही थी। अगर कोई बड़ा आदमी है जो बहन जी बोलता है मुझे, या मैं उसको अंकल बोलती हूँ, तो भी क्या कहेंगे कि एक लड़के के साथ देखा गया था। मतलब मेंटेलिटी ऐसी है लोगों की, ये कहीं ना कहीं एक लड़की को जो झेलनी पड़ती है। ये सारी चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, और उनके साथ भी ये समस्याएं तो जरूर आएंगे, क्योंकि जब आपने कुछ बड़ा करने का ठाना है तो समस्या भी बड़ी होगी। और ये कोई समस्या नहीं है, ये तो नजरिया है लोगों का। बहुत सारी चीजें रिश्तेदारों का भी झेलना पड़ता है, समाज का भी झेलना पड़ता है। तो ये दो ऑप्शन है फिर हमारे पास, या तो हम लोगों की बात मान लें और जो हम पहले कर रहे थे वहीं पे चले जाएं, या दूसरी चीज ये है कि हम अपने काम में लगे रहे, क्योंकि झूठ हो, गलत बात हो, वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। एक ना एक दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर एक स्थिति कभी भी हमारे हिसाब से तो होने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक कहानी सर ने सुनाई थी एक बार कि एक सन्यासी थे और वो नदी के किनारे बैठे हुए थे काफी देर से। तो जब काफी समय उन्हें हो गया तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे नदी पार करनी है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस नदी का पानी कब सूखे। तो आपको लगता है कि अभी नदी का पानी हो जाएगा? जब वो नदी का पानी नहीं सूख सकता, तो अगर आपको लगता है कभी स्थिति हमारे हिसाब से होगी कि हमें समाज आके ये कहेगा कि बहुत बढ़िया तुम काम कर रही हो, तुमने अपने परिवार के लिए सोचा है, हम तुम्हारे साथ। कभी हमारे रिश्तेदार ये कहेंगे तुमने चलो अपने परिवार के इतना सोचा है, तुम इतना जिम्मेदारी उठाई है, तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। नहीं, कोई भी इस चीज को नहीं कहने वाला। हमारे ना हमारे रिश्तेदार, ना हमारे खास जिन्हें हम बोलते हैं, ना हमारा कोई समाज, सिर्फ टांग खींचने वाले ही लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं और इस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल एक अलग ही माहौल मिलता है, जो कि प्राची भाभी भी कई बार बोल चुकी है कि इस कलयुग में भी अगर सतयुग जैसा माहौल है तो वो शेप शोक में ही है। और ये बिल्कुल हकीकत है। न जाने कहाँ से लोग जुड़ते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और एक बिल्कुल एक ऐसा परिवार बन जाता है कि एक बार कुछ सगे लोग पीछे हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों को अगर आवाज दो तो ये सबसे पहले आके वहां पे खड़े होंगे। और हमारे सीनियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमेशा इतने सपोर्ट करने वाले हैं। कृष्णपाल सर है, लक्ष्मण सर है, सुरजीत सर है, हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, बहन जी मैं खड़ा हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। रविंदर सर है, सपोर्ट करते हैं। एक बार अभी मीटिंग हुई थी, वहां भी उन्होंने कहा था कि मेरी टीम में 4 टोपाज है, 4 में से 3 लड़कियां हैं। अभी तो हमारी लड़कियों ने चूड़ी नहीं पहनी, तो लड़के तो तब पहनेंगे। तो इतना ज्यादा, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो 3 ही है, लेकिन अभी तो यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही, 300 भी होंगी और 3000 भी होंगी। और डटे रहना है, लगे रहना है, इसी काम करना है। और जैसे हम लोग पहुंचे समझाएं आम है, लेकिन भी ऑप्शन हो तुम्हारे पास कि या तो छोड़ दो, या तो भाग लो, और या फिर भाग लो। तो दो ये है। मैंने तो दूसरे वाला ही चुना कि भाग ही लेना है। जब एक बार में आई है और लगी रहा है कि चाहे वो आदमी हो चाहे वो हो, सभी को सहना पड़ता है। हम भी तो उन्हीं सा है, और अगर हमारा विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब सही रास्ते पे है, ये भी कहीं ना कहीं लगता है हमें। तो यहाँ तक की जो जर्नी रही है ऐसी अच्छी ही रही है, अब तक कोई ऐसा नहीं है, सारी चीज बढ़िया है और आगे भी सारी चीज बढ़िया ही होगी। जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो डायमंड भी जरूर बनेंगे, डबल डायमंड भी जरूर बनेंगे, और सारी चीजें भूल जाएंगी। सच में बहुत ट्रेनिंग दी भाभी, और इतना परिवार मिला है। मैं बड़ी खुश भाग्यशाली समझती हूँ कि खुशता मैम हो, अच्छी भाभी हो, या रश मैम हो, कोई भी हो, जिनकी सारी मुझे दिखाई दे रही है। हम दीदी सपोर्ट किया, वैशाली है, दिल्ली जी है, सनम है, मतलब सारी की सारी एकदम से बहन भाई तरह हम लोग रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से ये साथ हमारा रहेगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से दीदी हमारे बीच में आई और दीदी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया डायरेक्ट सेलिंग को, और बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। लता दीदी ने और शिवानी मैम ने बहुत अच्छे विचार रखे। और मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, जिस चीज को देख के मैंने भी मतलब इस काम को पढ़ने का कमिटमेंट लिया था, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारी चीजें बताई हैं अलका मेनन मैम ने कि किस तरह से उन्होंने काम को शुरुआत किया। आप पूरी वीडियो को अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, किस तरह से उनका मान हुआ था, सम्मान हुआ था।
थैंक यू। आप सभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप सभी को? नहीं आ पा रही, रिपीट हो रही है बात, साफ आ रही है? नहीं ब्रेक हो रही है आवाज। तो ये तो मैं दोबारा से लीव करके ज्वाइन करती हूँ, है ना? ठीक, मैं दोबारा से लीव करके ज्वाइन कर। आपने भी सबने देखा होगा किस तरह की लग्जरी लाइफ जी रही है मैम, कितने फूल माला, कितने लोग सम्मान कर रहे हैं, कितना अच्छा वेलकम हो रहा है। आप सच बताइए, क्या आम औरत के लिए ऐसा होता है? ये शेप शॉप में ही इतनी पावर है, जो इतने हजारों लोग मान सम्मान देते हैं, हजारों लोग फूल लेके खड़े रहते हैं, हजारों लोग एक ही चीज कहते हैं कि दीदी जैसे आपने जिंदगी बनाई है हमें भी बताओ कैसे बननी है। मतलब मैं इसके लिए, मैं सच बता रही हूँ, ये चीज जब मैंने देखी थी तो उससे पहले मैंने इतना मान सम्मान देखा नहीं था, इतना मतलब मैंने ऐसी वीडियो ऑडियो देखी नहीं थी। आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मेरी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं था। और ये चीज सिर्फ एक ये वीडियो थी जो मुझे टच कर गई, और मैंने ये ठान लिया कुछ भी हो जाए ये मान सम्मान लेना है। ऐसी ये पल डायमंड शिप का अपनी जिंदगी में जरूर लाना है। लोग पता नहीं कैसे लोग तो मतलब कुछ भी हो के दो चार लोग मना कर देते हैं, कुछ कह देते हैं तो हिल जाते हैं और अपने सपनों को ऐसे भूल जाते हैं। ये ड्रीम मेरा है कि जब तक वो गैलरी लाखों लोगों की और हजारों लोगों की गैलरी नहीं बन जाएगी, तब तक मैं और संदीप सर उस गैलरी में से नहीं निकल लेंगे। इतने सारी फूल माला हमें नहीं मिल जाएंगी, इतना सब कुछ होगा नहीं जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और एक बात और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी, बिग कांग्रेचुलेशन आप सभी को
कि आप सभी भी इस बिजनेस में आए और आपने आज की जो ट्रेनिंग है उसको भी सुना और बधाई के पात्र हैं आप, आपने इतना धैर्य रखा। और आपको एक स्पेशली मैं बात कहना चाहूंगी, जो इस बिजनेस को मतलब मैंने अभी तक जो यहाँ पे बिजनेस किया है किस वजह से किया है, या मैं जो बिजनेस कर पाई हूँ वो किस वजह से कर पाई हूँ, या एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विजन मैं कहूंगी कि मतलब यहाँ तक जो मैं आ पाई हूँ वो मेरे लिए मेरी शक्ति क्या थी, वो स्पेशली मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगी। इस बिजनेस को करने का मेरा एक बहुत बड़ा जो कारण है वो क्या है, मैं आपसे आज वो बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है, जो आप स्क्रीन पे अगली देखेंगे, मेरे दोनों बेटे अधिराज सिंह और रणविजय सिंह। मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती, मैं जो भी करती हूँ मेरी दिमाग में, दिल में, मेरी नजर में हमेशा एक ही बात रहती है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए बना पाऊं कि मेरे बच्चे फक्र से कहें कि हाँ माँ थी तो हमारी प्राची राणा थी। स्पेशली मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप सब भी इसीलिए काम कर रहे हैं, मुझे पता है। और यही सोच, यही विजन, यही जो एक मैं कहूंगी कि मतलब कहाँ से आ रही है 11,000 की जो वोल्टेज आ रही है, या मतलब करंट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मेरा तो मुझे पता है, मेरा तो स्पेशली अपने दोनों बच्चों के लिए आ रहा है। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े ड्रीमर हैं। और मैं इस पे कहना चाहूंगी, मेरा बेटा जो छोटे वाला था वो तो बस 3-4 महीने का ही था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और आज लगभग वो 3 साल का होने वाला है, 3 साल का हो गया। मतलब पौने 3 साल मुझे इस काम को करते करते हो गए। आप मुझे बताइए उन बच्चों ने, अगर आज मैं सोच लूं कि चलो छोड़ो, लोग हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कर रही इस काम को, तो क्या मेरे बच्चों ने जो मेरे साथ इतनी मेहनत की है, मैंने बच्चों के साथ मेहनत नहीं की, मेरे बच्चों ने जो मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मतलब 2-2 3-3 घंटे बाहर रहना, 4 घंटे बाहर रहना, आना, भूखे रहते थे या खाते थे या पीते थे, कैसे अकेले खेले थे, बचपन दोबारा नहीं आएगा। उन्होंने जो मुझे इतना कोऑपरेट किया है, क्या मैं वो भूल सकती हूँ? अब तो मैं उनका जो उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की है, कोऑपरेट किया है, इतना टाइम दिया है, वो मैं जो अगर कर्ज अपने बच्चों का उतारना चाहूंगी तो क्राउन से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। और अपने बच्चों को एक ऐसी लग्जरी लाइफ देना चाहती हूँ। उनको आदत हो गई है मेरे बच्चों को इस बिजनेस में रहने की। मेरे बच्चे अगर ट्रेनिंग ना लें, सिस्टम अटेंड ना करें, कल माधव सर की ट्रेनिंग थी, जसवीर मागू जी की, तो मेरे छोटे मतलब बड़ा बेटा जो है रणविजय, वो खुद ही कह रहा, मम्मी उनका कितने का नेटवर्क है, उनकी क्या है मम्मी, वो आज आएंगे मम्मी, इसमें मम्मी क्या बताएंगे वो। मतलब एक सोच मेरे बच्चों की आज जो हो गई है वो बिजनेस वाली हो गई है। और मैं सच में कहना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, इतनी बड़ी सोच हम दे नहीं पाते, जो आज मैं फक्र से कहती हूँ कि मेरे बेटे की जो सोच है, मेरे बेटों की जो सोच है, वो मतलब पर लेवल और टोपाज लेवल की सोच रखते हैं मेरे बच्चे। अगर कहानियों की बात करूं तो आप कोई भी, लगभग कम से कम मेरे बड़े बेटे को 70-80 कहानियां याद है। आप कोई भी कहानी जो रिपीट बार बार होती है, सिस्टम में सुनाई जाती है, उसको आप स्टार्ट कीजिए, खत्म मेरा रणविजय कर देगा। मतलब उतनी सारी कहानियां हैं। खुद को हमेशा इस बिजनेस के साथ खुद को अगर एडजस्ट कर पाई हूँ तो अपने इन बच्चों की वजह से ही कर पाई हूँ। इतना बड़ा अगर काम, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, और मतलब लोगों के लिए तो ये है कि हाँ 2,000-2,500 का परिवार भी बड़ा बात होती है। मेरे लिए भी बड़ी बात है, इतनी बड़ी सोच नहीं थी कि 2,500 का परिवार मेरे साथ कभी बनेगा। इतना बड़ा अगर काम हो पाया है तो स्पेशली मैं कहनी चाहूंगी कि मेरे बच्चों की वजह से हुआ है। तो जीवन में अपने बच्चों के लिए इस काम को करना चाहूंगी। और एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं भी अकेले में इस बात को पूछती हूँ और आप सबसे भी आज पूछना चाहती हूँ एक सवाल। यदि हम खुद से पूछें, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, यदि हमारे बच्चों को मौका मिले कि अपने माँ बाप को चुन लो, क्या वो हमें चुनेंगे? अगर उन्हें माँ बाप चुनने का मौका मिले तो क्या वो हमें चुनेंगे? ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछती हूँ और एक ही चीज के लिए प्रयास करती हूँ कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो, मैं और संदीप सर हमेशा वो काम कर पाए, इतना प्लेटफॉर्म कर पाए कि अगर मेरे बच्चों को माँ बाप चुनने का मौका मिले तो वो एक ही बात कहें कि हमें नहीं पता दुनिया कैसी है, लेकिन हमें तो हमारे माँ बापों में ही दुनिया दिखाई देती है, और हमें अपनी माँ चाहिए तो प्राची राणा ही चाहिए, और पिता चाहिए तो संदीप राणा ही चाहिए। और यही चीज मैं आपसे अपील करना चाहूंगी, आप भी वो काम कर सकते हैं जो आप, हमने और हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स ने किया है। आप और हम वो काम कर सकते हैं जो इतने बड़े बड़े सिस्टम ने करके दिखा दिया है। हम अपने बच्चों के लिए इतना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं।
कर सकते हैं। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना और पुष्पलता दीदी को और शिवानी दीदी को सुना। आज जो भी बात मैं कर पाई हूँ वो सभी सिस्टम की वजह से है, सिस्टम की है। और एक निष्कर्ष जो मेरा निकला है इस बिजनेस के प्रति वो यही निकला है कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हमें खुद पे भरोसा इसे करना है। इस बिजनेस को 60% लेडीज ही कर पाएंगी। 2-4 लोगों की हाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार की क्या विषम परिस्थितियां उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुद पे भरोसा रखो। परिस्थितियां अपने बिल्कुल ऐसी कर लो, अपने अकॉर्डिंग कर लो। स्थिति चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन एक ही चीज करनी है, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। ठान लिया कि इस काम को करना है तो करना है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आज आ गए हैं, चाहे वो किचन के हैं, चाहे वो ब्यूटी के हैं, चाहे वो कोई भी हाउस होल्ड सामान है, कुछ भी XYZ कुछ भी सामान आया है। आपको और हमारा किचन में बहुत दखल रहता है। हम अपने बच्चे को बोर्नविटा पिलाएं, चाहे हम सेफ शॉप का ये पिलाएं, बाल पोस्ट पिलाएं, वो हम पे डिपेंड करता है। चाहे हम मिर्च मसाला मार्केट से लेके आए, चाहे हम मिर्च और नमक मसाला हम अपने सेफ शॉप से मंगाए, वो हम पे डिपेंड करता है। इन सब चीजों को, इनको हम यूज करते रहेंगे तो एक आत्मविश्वास भी आता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तभी विश्वास आएगा जब हम उनको यूज करेंगे। और हम अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, अपने हर चीज लोगों को बता सकते हैं। एक वो दिन दूर नहीं है जब पूरी इंडिया लेवल पे महिलाओं का जलवा होगा। मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ, हमें जाने अनजाने में ईश्वर ने बहुत बड़ा बिजनेस दिया है। अब हमें कुछ कर दिखाने का बारी मिली है, कुछ करने का हमें जो है मतलब अवसर मिला है। प्लीज 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 इसे जिंदगी में क्विट करने की मत सोचना, बड़ा काम करना। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। हमेशा जो आपने इस सपनों के साथ जिस काम को शुरू किया है, वो जब तक एक भी सपना पूरा ना हो जाए, एक एक सपना पूरा ना हो जाए, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। मेरा तो यही सपना है कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। और डायमंडशिप में आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना जब तक नहीं चलवाना है, तब तक बिल्कुल रुकना नहीं है। क्राउन एम्बेसडर तक बनना है, अपनी टीम में बनाना है। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।